दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ को लेकर के राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेज़ी से बदला कि एक दिन में ही ऐसा लगा कि कमलनाथ अब कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे। और फिर ये हुआ कि नहीं भैया, ये जो है वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। क्यों ये सब चीज़ें हुई वहाँ पर, क्या इसके संभावित कारण है और आगे क्या होने की संभावना है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल 2 या 3 ऐसे प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसके वजह से कमलनाथ ने बीजेपी में जाने का मन बनाया है। शुरुआत से हम करें तो अगर सबसे पहली बात कि आपको पता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहाँ पर बीजेपी की भारी जीत हुई थी और कांग्रेस की हार हुई थी। जबकि ग्राउंड जो रियलिटी थी वो ये थी कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं भैया, कांग्रेस की अच्छी वहाँ पे लहर है, अच्छा हवा है और कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। लेकिन रिजल्ट इसका ठीक विपरीत हुआ था और मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 66 सीटें। और इस हार के पीछे रिजल्ट आने के बाद जब चीज़ें डिस्कस होने लगी इसको लेकर के, तो ऐसा कहा जाने लगा कि इस हार की जो वजह है वो कमलनाथ है। इन्होंने चुनाव की प्रचार सही तरीके से नहीं किया, चुनाव प्रचार का पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया था। वहाँ पर यहाँ तक कहा जाने लगा कि राहुल गांधी की भी उन्होंने नहीं सुनी, नहीं उन्होंने सोनिया गांधी की सुनी, पार्टी हाईकमान की बिल्कुल भी नहीं सुनी। और मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ भी किया पूरी तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार किया और चुनाव प्रचार में वो नहीं उतरे ढंग से जिस तरीके से उतरना चाहिए था। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आलोक वर्मा, उन्होंने साफ तौर पे, खुले तौर पे ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हारने की पूरी जो जिम्मेदारी है वो कमलनाथ की है। चुनाव अगर हारी है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तो वो कमलनाथ की वजह से हारी है। जब चुनाव हार गई कांग्रेस वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसके बाद से कांग्रेस ने एक बड़ा कदम लिया और कांग्रेस के अंदर जो वहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जितू पटवारी को बनाया गया, न कि कमलनाथ को। इस वजह से कमलनाथ के अंदर एक नाराज़गी थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि राज्यसभा सीट को लेकर कमलनाथ ने डिमांड किया कि राज्यसभा सीट मुझे चाहिए और कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने उनके इस डिमांड को नकार दिया, बोला कि हम आपको राज्यसभा का सीट नहीं दे सकते हैं। ये दूसरा वजह। तीसरी वजह हो सकती है कि जो कमलनाथ हैं वो अपने बेटे, इनके बेटे जो है नकुल नाथ, कहीं ना कहीं उनको राजनीति में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो कमलनाथ की जो एक कह सकते हैं कि राजनीतिक जो करियर है वो ढलान पर है। तो जाने से पहले ये चाहते हैं कि अपने बेटे को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से इनको स्थापित कर दिया जाए। हालांकि इनके बेटे छिंदवाड़ा से MP हैं, बावजूद इसके उसको लेकर के आश्वस्त नहीं होंगे और इसीलिए जो है इनकी कांग्रेस से नाराज़गी चल रही थी। और अचानक ये दिल्ली पहुंच गए और जब दिल्ली पहुंचे तो सभी को ऐसा लगने लगा कि अब जो है ये बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में जाकर के मिल जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है। बयान में गृह मंत्री कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बेटे के करियर को सेट करना चाहता है, जिसे अपने बेटे की भविष्य की चिंता है, वो देश के लिए क्या काम करेगा, देश की तरक्की के लिए क्या काम करेगा, उसका ध्यान तो पूरी तरीके से अपने बेटे की तरक्की पर है। कहीं ना कहीं अमित शाह का ये बयान जो है वो सीधे तौर पर कमलनाथ के लिए था। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अमित शाह खुद अपने बेटे के लिए कितने चिंतित हैं और उन्होंने अपने बेटे को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया है, बिना किसी गुण के, बिना किसी हुनर के। तो ये खैर अलग बात है। लेकिन ये सब जब चीज़ें चल रही थी तो इसको लेकर के फिर तरह तरह के चीज़ें जो है वो सामने निकल करके आने लगी। लोगों के बयान भी आने लगे, स्टेटमेंट्स भी आने लगे। और अमित शाह के ये जब बयान आया तो इसके बाद से कमलनाथ जो है वो वापस जो है अपने घर चले गए, मध्य प्रदेश चले गए और बीजेपी में जाने का फ़िलहाल जो उनका रास्ता है वो
ब्लॉक हो चुका है। अब थोड़ी सी और हम इस पर बात करेंगे कि आखिर क्यों जो बीजेपी है, जो मोदी जी हैं, उनको कमलनाथ की क्यों ज़रूरत है ना। फिर और कांग्रेस के नेताओं के बयान में आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह से इस पर रिएक्शन दिया है, क्या रिएक्ट किया है। लेकिन समझिए कि जो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो एक हिंदी स्टेट है, हिंदी प्रदेश है, और वहाँ पर जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो टोटल 29 है, 29 लोकसभा सीट है। और फिलहाल में 29 में से 28 जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी के पास है। एक ही ऐसा लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस के पास है, और छिंदवाड़ा जो सीट है वो कांग्रेस के पास है, और वो भी जो कमलनाथ के बेटे हैं नकुलनाथ, उन्हीं का है वो क्षेत्र। वहाँ से ही वो चुनाव जीते थे और जीतते आ रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि छिंदवाड़ा के अंदर जो है कमलनाथ का बहुत ही मजबूत पकड़ है, और वहाँ से इनको चुनाव हराना मतलब लगभग नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ की जो पकड़ है वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है, और उसी पकड़ के बदौलत जो वो अपने बेटे को वहाँ पर वो जिताने में सक्षम हो गए। तो लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। तो आपको पता है 2024 के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो सकता है। और जो स्थिति है केंद्र की, मोदी जी की, कि मोदी जी एक एक सीट को लेकर के इतने गंभीर हैं कि एक सीट भी अगर आने की संभावना है तो उसको खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके की जो इनका इंटरनल सर्वे है उसमें ये चीज़ निकल करके आ रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाली है 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी के लिए। और वैसी स्थिति में बेशक से मोदी जी जो है दम भरते रहते हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, हम 370 सीट लाएंगे, लेकिन हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि कभी वो नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर क्या रहे हैं, उनको सफलता मिल चुकी है उस प्रयास में। कभी जयंत चौधरी को अपनी तरफ मिला रहे हैं, है ना, कभी कमलनाथ की तरफ डोले डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ये जो कोशिशें की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जा सके। बेशक से वो बोल रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं है, वो हवा ये वो गुब्बारा है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और एक सीट के लिए, छिंदवाड़ा की जो सीट है जो कि कमलनाथ के बेटे के पास है, उस सीट के लिए ये चाहते हैं मोदी जी कि इनको अगर हम अपने साथ मिला लेंगे तो छिंदवाड़ा की सीट जो है वो बीजेपी के पास आ जाएगी। यानी कि 29 की 29 जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी के पास आ जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसके पीछे भी कोई ऐसा नहीं है कि ये 100% श्योर ही है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से राजनीति में बदलती है। आपने लास्ट टाइम 29 में से 28 लोकसभा सीट जीत ली, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी आप 28 में से 28 या 29 में से 29 लोकसभा सीट जीत ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। दूसरी तरफ कि कमलनाथ को लेकर के, इनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर के बीजेपी के अंदर ही नेताओं के अंदर अब फूट है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी में आए। और एक मैं ट्विटर पर पढ़ रहा था, कोई बग्गा तजिंजर या पता नहीं क्या कोई बग्गा है जो कि बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं, बीजेपी के नेता भी हैं शायद, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिख जो हुआ था जो घटना, उससे कमलनाथ का नाम जोड़ करके देखा जाता है और इनकी बड़ी भूमिका उसमें बताई जाती है। और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें पंजाब के बहुत ज़्यादा किसान हैं, तो इसके वजह से भी जो है नहीं चाहते हैं बीजेपी के लोग कि कमलनाथ को बीजेपी ज्वाइन करा लिया जाए। और दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि जब ये खबर निकली कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किसी भी कांग्रेसी के अंदर दुख का भाव नहीं देखा गया। बेशक से जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं जैसे दिग्विजय सिंह है या जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी हैं, उनका बयान काफ़ी सकारात्मक आया, लेकिन
ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के कमान में, कांग्रेस के खेमे में बहुत उदासी हो गई कि अरे भैया हमारे एक बहुत बड़ा दिग्गज नेता चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जो बहुत करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक बयान रिलीज़ किया, एक मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कमलनाथ को बहुत कुछ दिया है ना, उनको मुख्यमंत्री बनाया है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया है, एआईसीसी का महासचिव बनाया है और एमपी कांग्रेस का प्रमुख भी बनाया है। बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने इनको, और ये कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस से ही इनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। और यहाँ तक कहा जाता है कि संजय गांधी और राजीव गांधी के बाद में इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। तो कांग्रेस से इतना पुराना इनका रिश्ता है, इतना पुराना इनका नाता है, तो ये बिल्कुल भी कांग्रेस को छोड़ करके ये नहीं जाएंगे। और जो कमलनाथ जी का जो व्यक्तित्व है, जो इनका चरित्र है, वो ऐसा नहीं है कि वो ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई के दबाव में आ जाएंगे और वो छोड़ देंगे हमारा साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके के बयान जो दिग्विजय सिंह की तरफ से दिया गया। और जो अभी फ़िलहाल में जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, जीतू पटवारी, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया कि हमारी कमलनाथ जी से बात हुई है और कमलनाथ जी ने मुझसे कहा है कि ये सब चीज़ें जो मीडिया में चल रही है वो अफवाह है और मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस के साथ रहूँगा। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक है, बयानबाजी होती है, लेकिन राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि जो चीज़ें कही जाती है वो होती नहीं है और जो चीज़ें होती है उसको कही नहीं जाती है पब्लिक में। बेशक से अभी के लिए ये चीज़ें टाल दी हो कमलनाथ ने या बीजेपी ने इस चीज़ को अभी पोस्टपोन कर दिया हो, है ना, लेकिन इस चीज़ की प्रबल संभावना है कि आगे जो है लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले ये अपना पाला बदल करके और बीजेपी के साथ चले जाएं। इन सब चीज़ों में, है ना, राजनेताओं का वर्तमान अभी जो राजनीति जिस तरीके की चल रही है, उस राजनीति में नैतिकता का बिल्कुल भी मतलब कोई अंश मात्र भी नहीं है कि क्या एथिक्स होता है, क्या मोरालिटी क्या चीज़ होती है, बिल्कुल भी नहीं है कि नेताओं के अंदर, है ना। तो कमलनाथ अगर चले जाते हैं बीजेपी के अंदर तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अभी जब इनका बीजेपी ने इनके लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है और अभी इनको अपने पास नहीं ले रही है और वापस से जब कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस के साथ अभी हैं, तो एक चीज़ होता है ना, आदमी की विश्वसनीयता पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हारी थी कांग्रेस, तो राहुल गांधी इनसे काफ़ी खफा थे। हालांकि आज ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी फ़ोन पे कमलनाथ से बात की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कही जा रही है। तो नाराज़ तो थे मध्य प्रदेश में इनके परफॉर्मेंस से, क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरा कमान इन्होंने खुद अपने हाथ में ले लिया था और किसी को वहाँ पर मतलब कुछ करने ही नहीं दिया। इसके बावजूद भी आप जो स्टेट हार गए, तो नाराज़ तो थे राहुल गांधी इनसे। तो अब फिर जब इस तरह के जो ये प्रकरण इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो विश्वसनीयता है उस पर तो एक चिन्ह लग ही गया है ना। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की जो एक क्रेडिबिलिटी है, जो उनका एक साख है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। उन पर कोई भरोसा नहीं करता है, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे आरजेडी को हो, कोई नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं करता है कि ये कब क्या कर देंगे। उसी तरीके से कमलनाथ ने आज ये जो पूरा जो प्रकरण किया है, ये जो पूरा कांड किया है ना, इसको लेकर के बेशक से दिग्विजय सिंह कुछ भी बयान दे दें, बेशक से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कुछ भी बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सभी के अंदर इनको लेकर के एक कहीं ना कहीं जो एक विश्वास होती है उसकी कमी ज़रूर अब पैदा हो चुकी है। एक, है ना, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जिसको बोलते हैं, विश्वसनीयता का एक साख का जो संकट बोलते हैं, वो कमलनाथ को लेकर के ज़रूर हो चुकी है। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है ना, कि अगर ये चले भी जाते हैं। आप एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, इस जब बात चल रही है, तो अगर आप 2014 से देखें, तो अगर मेरे पास अभी उसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप 2014 से अगर आप जुटाना शुरू करें, अगर सोचना शुरू करें, तो सैकड़ों
पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं में जितने राज्य हैं उन राज्यों में सैकड़ों नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में होंगे अगर आप एक एक गिनना शुरू करें राज्यवार तरीके से। तो बड़े नेताओं में भी काफ़ी नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के गुलाम नबी आज़ाद तक, और ऐसे सैकड़ों नेता हैं। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस का कुछ हुआ? कांग्रेस को लेकर के इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो एक ऐसा बट वृक्ष है जिसकी जड़ें इतनी गहरी है कि उसको हिला पाना या उसको तोड़ना असंभव है किसी के लिए भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस का ही कोई नेता क्यों नहीं हो। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। 2014 से अभी जो हुआ है, आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए कि आज के डेट में कितने ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, ये सब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये सब कहाँ से लोग आए हैं? ये किसी मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, ये सब कांग्रेस के ही लोग हैं। कांग्रेस से ही अलग होकर के इन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली है और आज अपने अपने राज्यों में राज्य कर रहे हैं, वहाँ पर शासन चला रहे हैं। तो आप कांग्रेस को समझ सकते हैं कि कांग्रेस की जो जड़ है वो कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है, कि ऐसे ऐसे नेता के आने जाने से कांग्रेस के ऊपर है ना एक सुई भर भी, एक रत्ती भर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। न पहले पड़ा था, न अभी पड़ रहा है, न आने वाले भविष्य में पड़ेगा। कांग्रेस जैसा था वैसा है, वैसा चलता रहेगा। इसको कोई ये सोचे, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। अभी तो ऐसा लग रहा है स्थिति देख करके कि बीजेपी के अंदर बीजेपी से ज़्यादा नेता कांग्रेस के भर चुके हैं। आप अगर देख लीजिए बीजेपी के अंदर, अगर आप लिस्ट निकालिए तो बीजेपी से ज़्यादा हमको लगता है कि कांग्रेस के नेता वहाँ पर हैं, जो कि जिनको कि बीजेपी ने अंतरी मंत्री संतरी बना रखा है। तो ये भी एक असंतोष की बात है बीजेपी के नेताओं के लिए कि कांग्रेस के जो लोग आते हैं उनको तो आप मंत्री फटाक से बना देते हैं, लेकिन बीजेपी में जो लोग शुरू से काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं देते हैं, है ना। तो तमाम ये सब राजनीति में चीज़ें चलती रहती है और कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। उतार चढ़ाव होता है, अप्स डाउन्स होता है, कोई बात नहीं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी किसी का समय अच्छा आता है, कभी किसी का समय बुरा आता है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो कांग्रेस का वक्त चल रहा है वो थोड़ा ख़राब चल रहा है, थोड़ा कांग्रेस अभी कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि कमलनाथ जैसे नेता के आने जाने से कांग्रेस हिल जाएगी। कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और ये बात कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है? बीजेपी की मजबूरी है कि चुनाव जीतना। एक सीट भी लेकर के आ रहा है ना, ले लो भाई, है ना, उसके बाद उसको साइड कर देंगे, क्या दिक्कत है। जब जिस बीजेपी ने अपने बड़े से बड़े नेताओं को, आप सोचिए, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के और अडवाणी तक को नहीं बख्शा, जिस बीजेपी के अंदर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेताओं की कोई हैसियत नहीं है, उस बीजेपी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की कोई औकात होगी, आपको लगता है? तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है बीजेपी की। जब तक उपयोगिता है उसको अपने पास रखो, जब उपयोगिता उसकी ख़त्म हो गई उसको साइड लाइन कर दो। फिलहाल क्या होता है देखिए, कब दोबारा से शामिल होते हैं कमलनाथ बीजेपी के अंदर, ये आने वाला समय बतलाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।